पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है ना। हेडिंग बनाओ बाबू लोग, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी लोग ये बताएं कि कितने लोग स्थितिज ऊर्जा से परिचित हैं। स्थितिज ऊर्जा, पीछे उधर स्थितिज ऊर्जा के बारे में कोई बताएगा हमें? आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे ऊर्जा के दो रूप, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए पहले इसी का बात कर लिया जाए, स्थितिज ऊर्जा का। बाबू रे, किसी वस्तु के एकदम बेसिक इसका डेफिनेशन है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आती है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। जैसे मान कर चलो, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को यदि कहीं पृथ्वी पर रखा गया हो, कहीं पृथ्वी पर मान लो इसे क्या कर दिया गया, रख दिया गया, इस तरह से कोई जगह है, इस पे रखा गया, तो क्या यह इसके भीतर जाने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसे सपोर्ट मिला है नीचे से। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम रखे तो ये नीचे जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम अपने हैंड को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे ये तुरंत कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, है ना। अच्छा, एक और बात समझो, यहाँ अगर बॉल रखा हो तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अगर ऊर्जा है भी तो इसके अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, लेकिन इस पे स्थितिज ऊर्जा यहाँ क्या है? जीरो है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसका जीरो है। लेकिन जैसे ही इसे ऊंचाई पे ले जाएं हम, जैसे ही इसे हम ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को, कि जैसे यहाँ पे से जब हम ऊपर उठाने की प्रयास करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे? बाह्य बल लगाकर इसे उठाएंगे। किसी को कोई तकलीफ? भाई, इस पे हम बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाने के बाद ऊपर उठाएंगे, बाह्य बल लगाने के बाद इसे ऊपर उठाएंगे, अर्थात कुल मिलाकर के कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कार्य करेंगे। लेकिन जब कार्य हम करते हैं किसके विरुद्ध? गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध। क्योंकि बाबू, अरे तुम जैसे ही इस बॉल को ऊपर उठाने का प्रयास करोगे, वो बॉल चाहेगा कि हम अपने पुराने अवस्था में चले आएं। किसके कारण? तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण। यकीन ना हो तो किसी बॉल को ऊपर फेंक करके देख लेना, वो नीचे जरूर आएगा, है ना। ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। तो भाई, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये नीचे आएगा, है ना। लेकिन हम इसके विरुद्ध इधर कार्य करेंगे, इसके विरुद्ध कार्य करेंगे। तो बबुआ रे, किसी बिंदु तक, मान लो कोई बिंदु है ऊपर है, किसी बिंदु तक इस बॉल को पहुंचाने में, किसी बिंदु तक इस बॉल को पहुंचाने में
हम लोग जितना बाह्य कार्य किए हैं, जितना बाह्य कार्य किए हैं वही वाला बाह्य कार्य इस वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? संचित हो गया। और जैसे ही किसी ऊंचाई तक, किसी बिंदु तक ले जा करके उसे छोड़ दोगे तो जितना ऊर्जा तुम उसको दिए थे, जितना तुम कार्य किए थे, उस कार्य के द्वारा वो अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा मतलब संचित होती है ऊर्जा। जैसे तुम लोग देखा होगा, राम भगवान क्या चलाते थे? तीर धनुष। अरे धनुष में इस तरह से करके, अब मान लो कि धनुष है आ इधर लगाए हैं बाण, आ ऊपर क्या करते हैं, इधर खींचते हैं खूब। तो बबुआ रे ध्यान दो, जो ये क्या होता है, इसको बांधने वाला क्या बोलते हैं? डोरी। और हम लोग अपने भाषा में डोरी ही कहेंगे, रस्सी। अब रस्सी तो पहले सीधा होता है, और रस्सी पे जब हम इधर की ओर खींचते हैं तो इसका मतलब हम कुछ बाह्य कार्य करते हैं, नहीं करते हैं क्या? आज जब पीछे ले जाकर के छोड़ते हैं तो एकदम हचाक से निकलता है इसमें से क्या? तीर। अब बबुआ रे जितने पीछे खींचोगे, जितने पीछे खींचोगे उतना ही आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जितने ऊंचाई पर तुम जाओगे स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? तो स्थितिज ऊर्जा का तो लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा, U = mgh। कितने लोग ये बात पढ़े हैं? mgh स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए यहाँ m क्या है बबुआ? तो उस वस्तु का द्रव्यमान है जिस वस्तु को तुम कहीं ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो। अच्छा, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है जिसके विरुद्ध तुम कार्य कर रहे हो। एच क्या है? वही ऊंचाई है जिस ऊंचाई तक तुम उस वस्तु को पहुंचा रहे हो। यानी कुल मिलाकर के स्थितिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। देख लो यार, जी तो कांस्टेंट है, तो निर्भर करेगा किस पर? द्रव्यमान पर और ऊंचाई पर। ये रहा बात किसका? स्थितिज ऊर्जा का। लेकिन हमें इसमें जोड़ा गया है क्या? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लेकिन जब नहीं जानते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड ही दिखेगा भाई। तो ये विद्युत का बात किया गया है। तो बबुआ जब भी विद्युत का बात आए ना, वहाँ समझ लेना कहीं ना कहीं आवेश जो है खेला खेल रहा होगा। कौन? आवेश, है ना। अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं सबको, अब फिर से एक बार समझाते हैं अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। एकदम झकास मजेदार। चलो, हमने बोला कौन खेल खेलेगा? आवेश। ठीक है, चलो मान लेते हैं कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी हो सकता है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब सभी लोग इस बात से तो परिचित होंगे ही कि इस घेरा के बाहर ये लाइन इस विद्युत क्षेत्र का अनंत बिंदु है। ये बात सबको पता चल गया होगा जिस दिन से हमने विभव शुरू किया था, सबको पता है। तो बबुआ रे, पिछले विभव जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं, वही वाला खेल खेले थे। यहाँ भी देखो, इस विद्युत क्षेत्र का ये सब क्या है? अनंत बिंदु है, अनंत सीमा है। इस सीमा पे मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश Q रखा है, कोई आवेश Q रखा है। और ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हम इसमें दिखा देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, ऐसे है। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र भैया सदिश राशि है, इसकी दिशा तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा इधर है। इसका तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं इधर धनावेश है और इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं, है कि नहीं है भाई? इधर से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं।
अब बात समझो, ये हमने लिया Q आवेश, तो Q धनात्मक आवेश है। अब यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाए तो इसका मतलब धनावेशित है। अब इस धनावेश को पहले रखा गया है अनंत पे, तो अनंत पे रखोगे तो उस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो हिलेगा न तो डुलेगा, हलबे डलबे नहीं करेगा भाई। लेकिन जैसे ही तुम इस आवेश को अंदर की तरफ लाने का प्रयास करोगे, अंदर की तरफ तुम लाने का प्रयास करोगे, तुम्हारे इस प्रयास के विरुद्ध एक विद्युत बल लगेगा। और वो कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। किसी को इस बात को समझने में दिक्कत है क्या? यहाँ से आवेश तुम लेकर के इधर चलोगे तो भाई एक विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है इस पर, है ना? तो बबुआ रे, ये जो हम बल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, बाह्य बल। अब बाह्य बल लगा करके मान लो कि इस बिंदु से हम यहाँ तक, इस बिंदु तक इस आवेश को ला दिए, ये बिंदु ए है, इससे हम यहाँ तक ला दिए। अच्छा, यहाँ तक जब लाए तो बाह्य बल लगाए, बाह्य बल लगाए होंगे तो बाह्य कार्य हुआ होगा, क्योंकि भाई इस आवेश को हमने यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया। अब विस्थापित किया और बल लगाए, इसका मतलब कार्य हमें प्राप्त हुआ। अच्छा, यही किया गया कार्य जो है, यही किया गया कार्य, क्योंकि देखो तुम विरुद्ध में कार्य कर रहे हो, यही किया गया कार्य इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और कैसे था समझ लेते हैं, स्थिति जो कैसे हो गया। तो देखो यहाँ से हम जब लेकर चलेंगे, मान लो खूब बड़ियारी करके एकदम बल लगा करके, बाह्य बल लगा करके हम इस बिंदु पर ला करके छोड़ दिए, तो जैसे ही ला करके छोड़ेंगे भाई, ये आवेश पुनः बिना कहले पूछले भैया कहाँ चला जाएगा? इस बिंदु पर। तो वो किसके कारण जाएगा? तो वो स्थितिज ऊर्जा के कारण जाएगा। भाई इसमें ऊर्जा तुम भर दिए हो, उस पर कार्य किए, वही वाला कार्य करेगा, लगेगा प्रतिकर्षण बल ही, लेकिन वो ऊर्जा हो गया ना। तो इसी माने इस आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करते हैं वो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब वो कार्य कितना करेंगे यहाँ तक लाने में? तो भाई रे, तू लोग पिछले क्लास में विभव बराबर पढ़ा है। विभव बराबर क्या पढ़ा था? W एक्सटर्नल अब बटा में Q, जिस आवेश को तुम लेकर के आए थे। तो यही वाला तो कार्य होगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। यही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो फटाफट इसका परिभाषा लिख डालो। परिभाषा लिखो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिख डालो, किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध
विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कितना मस्त परिभाषा है। किसी आवेश को, यहाँ को कर लेना, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इसे बड़ा वाला EU द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिख डालो स्टार दे करके कि इसे EU द्वारा सूचित किया जाता है। इसे EU द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताओ कार्य ही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो कार्य कौन सी राशि? अदिश राशि। तो स्थितिज ऊर्जा भी कौन सी राशि? अदिश राशि। तो स्टार डाल करके लिख लेना, यह एक अदिश राशि है। यह एक कौन राशि है बबुआ? अदिश राशि। ठीक है। अब चलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला ज्ञात करने। ठीक है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला, बढ़े का आगे? देखो, यदि Q आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाए तो कार्य कितना करना पड़ेगा? देखो तो किसी Q आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में हम लेकर के आएंगे तो उसके द्वारा कार्य कितना करना होगा? ये वाला कार्य करना होगा। W = Q × V। Q क्या है? जिस आवेश को तुम लेकर के आ रहे हो। अब V क्या है? तो उस विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु तक तुम लेकर के आए हो उस बिंदु पर विभव है ना। तो किया गया कार्य W = Q × V। Q × V, जहां V विभव है, जहां भी क्या है? विभव है। अच्छा, यही मैंने बोला कि यही किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य हम यहां लिख देते हैं, यही कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U इज इक्वल टू W, U इज इक्वल टू W। तो बबुआ रे U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए U इज इक्वल टू Q इंटू V। अतः U इज इक्वल टू Q इंटू V। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका फटाफट क्या ज्ञात कर लेंगे हम, मात्रक बीमा। तो इसका मात्रक तो आराम से दिख रहा होगा, एकदम झकास तरीके से दिख रहा होगा। इसका मात्रक अगर बात किया जाए तो देखो, तो U का मात्रक बराबर Q का मात्रक गुणे V का मात्रक। तो Q का मात्रक, Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब, और V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बबुआ, कूलम्ब वोल्ट, कूलम्ब वोल्ट। अब बाबू रे तुम लोगों को पहले से पता है कि देखो U बराबर क्या हुआ है, W, और W का मात्रक क्या होता है, जूल। W कार्य है, W का मात्रक जूल। तो अर्थात इसी को हम क्या कह सकते हैं, जूल। इसी को हम क्या कह सकते हैं, जूल। तो नीचे फटाक से लिख देना है, एक कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल टू एक जूल। एक कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल टू एक जूल, है ना। और इसके अन्य मात्रक का बात की जाए जो एग्जाम में बहुत टेढ़ा टढ़ा टाइप से लगता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल। तो है बहुत आसान, लेकिन पता नहीं है तो आसान भी क्या लगता है, कठिन लगता है कि नहीं है। तो इसका एक अन्य मात्रक है, इसको एडजस्ट करके कहीं लिख देते हैं, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ध्यान से पहले इसको समझ लो। देखो थोड़ा सा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब। अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखो तो एक की जगह पे एक, इलेक्ट्रॉन से गुणा करवाएंगे तो एक ही आएगा। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब, है ना। और V के जगह पे क्या रख देंगे, V वोल्ट। अच्छा ये देखो तो यहाँ तो अभी तुरंत कहे कि एक कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल टू एक जूल। अच्छा यहाँ दिख रहा है क्या, कूलम्ब वोल्ट, अर्थात इसके जगह पे हम क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं ना। अर्थात कुल मिला करके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। समझ आया। अब यहाँ से पूछ देगा एक जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या कहोगे, बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे, खूब आराम से बदल दोगे। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बदल दोगे, नहीं बदल पाओगे। देख लो पूछा गया जूल, तो बबुआ रे जूल, जूल से इसको हटाओ, इसको इधर लेकर के जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक जूल बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बटा में इतना, अर्थात 1/में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक जूल बराबर इतना हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अच्छा ये बताओ कि यहीं पे अगर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे, इसको बोल दे कि एक
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मेगा का मान तुम लोग को नहीं पता है? मेगा बराबर होता है 10 के पावर 6। मेगा बराबर क्या होता है? 10 के पावर 6। गीगा कह दे तो 10 के पावर 9, टेरा कह दे तो 10 के पावर 12। है ना? कोई दिक्कत? इसका बीमा लिख दे खटाखट, बीमा के बात कर लिया जाए। स्थितिज ऊर्जा के बीमा, तो स्थितिज ऊर्जा का बीमा वही होगा जो ऊर्जा का बीमा होता है। और नहीं तो तुम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो। यहाँ देखो, इसका बीमा बराबर आवेश की बीमा गुणे विभव का बीमा। तो बबुआ रे आवेश का बीमा क्या पढ़े हो? AT गुणे विभव का बीमा क्या पढ़े हो? विभव का बीमा पढ़े हो ML के स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1। ये किसका? विभव का। अब गुना करवा दोगे तो बबुआ रे A का गुना करोगे तो A के पावर -1 और A के पावर 1, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और T के पावर 1 और T के पावर -3, T के पावर -2, अर्थात कुल मिला करके क्या बचेगा? ML का स्क्वायर T के पावर -2। यही क्या होगा? बीमा होगा। किसका? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। है ना? नोट कर लो। किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत? आज कहाँ तक? यहीं तक।